बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य था। इस राज्य का नाम सुखपुर था, जहां हर ओर हरियाली और खुशहाली फैली हुई थी। यह राज्य अपनी सुंदरता और शांति के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। वहाँ के लोग मेहनती, ईमानदार और राजा रानी से बेहद प्रेम करते थे। राज्य के शासक राजा वीरेंद्र सिंह थे, जिनकी उम्र मात्र 30 वर्ष थी। राजा वीरेंद्र सिंह एक वीर, न्यायप्रिय और दयालु शासक थे। वे हमेशा अपने प्रजा की भलाई के बारे में सोचते थे और उनके दुख सुख में सहभागी बनते थे। अपनी प्रजा के प्रति उनका प्रेम इतना गहरा था कि लोग उन्हें अपने परिवार का ही हिस्सा मानते थे। राजा की पत्नी रानी सुमित्रा भी उतनी ही सुंदर और बुद्धिमान थीं। रानी सुमित्रा अपनी सुंदरता के लिए तो जानी ही जाती थीं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी उनकी कोमल हृदयता और करुणा। वह समय हमेशा ज़रूरतमंदों की सहायता करतीं और राज्य में महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए नए नए कार्य करतीं। राजा और रानी का जीवन प्रेम और विश्वास पर आधारित था। उनका एक छोटा बेटा था, जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन की उम्र केवल 4 साल थी, लेकिन वह अत्यंत होशियार और चंचल था। उसका चेहरा हमेशा मासूमियत से भरा रहता था और उसकी हंसी पूरे महल में गूंजती रहती थी। अर्जुन अपने माता पिता का दुलारा था और राज्य के लोग भी उसे बहुत प्यार करते थे। राजा रानी और छोटे राजकुमार के साथ महल में खुशियों का माहौल रहता था। महल ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा हुआ था, जहां से बहती हुई नदी और चारों ओर फैली हरियाली उसकी शोभा को और बढ़ा देती थी। महल के चारों ओर सुंदर बगीचे थे, जहां तरह तरह के फूल खिले रहते थे। राजकुमार अर्जुन अक्सर अपने माता पिता के साथ इन बगीचों में खेलता, पक्षियों की आवाज़ें सुनता और रंग बिरंगे फूलों के बीच भागता। राजा वीरेंद्र सिंह और रानी सुमित्रा के जीवन में सब कुछ सुखमय था। वे एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक समय बिताते, अपने पुत्र अर्जुन के साथ खेलते और राज्य की प्रजा के कल्याण के लिए काम करते। एक दिन राजा वीरेंद्र सिंह ने अपने मंत्रियों और सैनिकों के साथ जंगल में शिकार पर जाने का निश्चय किया। यह जंगल महल से थोड़ी दूरी पर स्थित था और अपनी घनी हरियाली और जंगली जानवरों के लिए प्रसिद्ध था। राजा को शिकार का शौक था, लेकिन वह शिकार को केवल एक खेल के रूप में नहीं, बल्कि अपने कौशल और साहस को परखने का अवसर मानते थे। सुबह होते ही राजा वीरेंद्र सिंह अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर निकल पड़े। उनके साथ कुछ वफादार सैनिक भी थे। जंगल में प्रवेश करते ही ठंडी हवा, ऊंचे ऊंचे वृक्ष और पक्षियों की मधुर चहचहाहट ने वातावरण को और भी मनोरम बना दिया। राजा ने अपने सैनिकों से कहा, तुम सब यहीं रुक जाओ, मैं अकेले आगे बढ़ना चाहता हूँ। अगर देर हो जाए तो परेशान मत होना। राजा घोड़े पर सवार होकर घने जंगल में गहराई तक चले गए। अचानक उन्होंने एक हिरण को देखा और उसका पीछा करने लगे। हिरण बहुत फुर्तीला था और राजा उसे पकड़ने के लिए तेजी से घोड़े को दौड़ाते रहे। लेकिन कुछ समय बाद हिरण आंखों से ओझल हो गया। राजा को यह महसूस हुआ कि वे बहुत गहरे जंगल में आ चुके हैं और उनके साथ कोई भी नहीं है। दोपहर का समय हो चुका था और राजा को भूख और प्यास महसूस होने लगी। चारों ओर सिर्फ ऊंचे ऊंचे पेड़ और झाड़ियां थीं। उन्होंने कुछ देर आराम करने का सोचा, लेकिन तभी उन्हें एक झोंपड़ी दिखाई दी। झोंपड़ी काफ़ी साधारण थी, परंतु वह साफ सुथरी और आकर्षक लग रही थी। राजा घोड़े से उतरे और झोंपड़ी की ओर बढ़े। जैसे ही राजा झोंपड़ी के पास पहुंचे, उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से एक मधुर आवाज़ आई, कौन है? दरवाज़ा खुला और राजा ने देखा कि सामने एक अद्वितीय सुंदरता वाली लड़की खड़ी थी। उसकी उम्र लगभग 19 साल रही होगी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, गोरा मुख और लंबी काली चोटी ने राजा को क्षण भर के लिए मंत्रमुग्ध कर दिया। लड़की साधारण कपड़ों में भी अप्सरा जैसी लग रही थी। लड़की ने नम्रता से पूछा, आप कौन हैं और यहाँ कैसे आए? राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं एक यात्री हूँ। जंगल में रास्ता भटक गया और भूख प्यास से व्याकुल हूँ। क्या मुझे कुछ खाने के लिए मिल सकता है? लड़की ने विनम्रता से कहा, आप अंदर आइए,
पिताजी भी यहीं हैं। राजा झोंपड़ी के अंदर गए। झोंपड़ी अंदर से भी साफ सुथरी थी। एक कोने में एक वृद्ध व्यक्ति बैठा था जो लड़की का पिता था। उन्होंने राजा को देखा और स्वागत करते हुए कहा, आपका स्वागत है यात्री, आप आराम से बैठें। लड़की ने जल्दी से एक चटाई बिछाई और राजा को बैठने के लिए कहा। वह तुरंत भोजन बनाने में लग गई। कुछ ही देर में उसने एक साधारण पर स्वादिष्ट भोजन राजा के सामने परोसा। भोजन में गर्म रोटियां, दाल और कुछ जंगली फल थे। भूख से व्याकुल राजा ने भोजन ग्रहण किया। भोजन करते हुए राजा ने उस लड़की से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने विनम्रता से सिर झुकाते हुए कहा, मेरा नाम मधु है। राजा ने मधु की मधुरता और उसकी सुंदरता से प्रभावित होकर कहा, तुम्हारा नाम तुम्हारे व्यक्तित्व की तरह ही सुंदर है। मधु मुस्कुराई लेकिन कुछ न बोली। उसका पिता राजा की ओर देखकर बोले, महाराज, आप कौन हैं? आपके आचरण से लगता है कि आप कोई साधारण यात्री नहीं हैं। राजा ने अपनी पहचान छिपाते हुए कहा, मैं एक साधारण शिकारी हूं जो जंगल में शिकार करने आया था लेकिन रास्ता भटक गया। आप लोगों ने मेरी सहायता की, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। वृद्ध ने कहा, यह हमारा सौभाग्य है कि हम आपकी सहायता कर सके। यदि आपको और किसी चीज की आवश्यकता हो तो निस्संकोच कहें। राजा कुछ क्षण के लिए चुप रहे, फिर बोले, तुम दोनों यहां इस घने जंगल में अकेले कैसे रहते हो? वृद्ध ने भारी मन से बताया, हमारा गांव कुछ साल पहले एक महामारी की चपेट में आ गया था। अधिकतर लोग मर गए और जो बचे वे यहां से चले गए, लेकिन मैं और मेरी बेटी यहीं रह गए। अब यही हमारा घर है। राजा ने मधु की ओर देखा जो चुपचाप खड़ी थी। उसकी आंखों में गहराई थी, जैसे कोई अनकही पीड़ा छिपी हो। राजा का मन उसकी ओर आकर्षित हो गया। उन्होंने सोचा कि यह लड़की इतनी सुंदर है और इस घने जंगल में कठिन जीवन जी रही है। राजा ने मन ही मन कुछ निर्णय लिया, लेकिन वह कुछ बोले नहीं। कुछ समय बाद राजा ने जाने की अनुमति मांगी। वृद्ध ने आशीर्वाद दिया और मधु ने सिर झुकाकर विदा दी। राजा ने झोंपड़ी से बाहर निकलते हुए एक आखिरी बार मधु की ओर देखा। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसने राजा के मन में हलचल मचा दी। राजा ने घोड़े पर सवार होकर महल की ओर प्रस्थान किया, लेकिन उनके मन में मधु की छवि बस चुकी थी। वे जान चुके थे कि उनका जीवन अब पहले जैसा नहीं रहेगा थे। राजा वीरेंद्र सिंह महल लौट आए, लेकिन उनका मन अशांत था। जंगल में मधु से हुई मुलाकात उनके हृदय और मन दोनों पर गहरी छाप छोड़ चुकी थी। महल के भव्य कक्षों में लौटकर भी उनका मन उस साधारण झोंपड़ी में अटका हुआ था, जहां उन्होंने पहली बार मधु की सुंदरता और सादगी को महसूस किया था। महल में रानी सुमित्रा ने देखा कि राजा गहरे विचारों में खोए हुए थे। रोज की तरह वे प्रसन्न चित्त नहीं थे। उन्होंने पूछा, महाराज, क्या हुआ? आप इतने शांत क्यों हैं? राजा ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, कुछ नहीं रानी, शायद यात्रा की थकान है। रानी ने इसे सामान्य समझकर बात को अधिक नहीं बढ़ाया, लेकिन राजा का मन कुछ और ही सोच रहा था। रात को जब वे अपने शयन कक्ष में गए तो भी उनका मन मधु की ओर खिंचता रहा। उसके कोमल चेहरे की छवि, उसकी बड़ी बड़ी आंखें और उसकी मधुर मुस्कान बार बार उनकी आंखों के सामने आ रही थीं। जैसे ही राजा ने आंखें बंद कीं, उन्हें मधु का चेहरा स्पष्ट दिखने लगा। उनकी सांसें तेज हो गईं और मन में एक अजीब सी हलचल होने लगी। उनकी कामना जाग उठी थी। वे उस पल को याद करने लगे जब मधु ने उनके सामने भोजन परोसा था, जब उसकी उंगलियां थाली से छूटी थीं। उस साधारण झोंपड़ी में उनकी सादगी में छिपी खूबसूरती ने राजा के हृदय में ऐसी लहरें पैदा कर दी थीं जो अब शांत होने का नाम नहीं ले रही थीं। कुछ दिनों बाद राजा ने बहाना बनाया कि उन्हें फिर से शिकार के लिए जंगल जाना है। वे अकेले ही घोड़े पर सवार होकर उसी झोंपड़ी की ओर चल पड़े। रास्ते भर उनके मन में मधु से मिलने की तड़प थी। जब वे झोंपड़ी के पास पहुंचे तो देखा कि मधु पानी भरने के लिए पास के कुंड पर गई हुई थी। राजा ने वहीं झोंपड़ी के बाहर रुककर इंतजार किया। थोड़ी देर बाद मधु पानी का घड़ा लेकर आई। जैसे ही उसकी नज़र राजा पर पड़ी, वह चौंक गई। उसने कहा, आप फिर से यहाँ आए? क्या आप फिर से रास्ता भटक गए हैं? राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं,
मैं इस बार जानबूझकर आया हूँ। तुम्हारे पिता कहाँ हैं? मधु ने कहा, पिताजी लकड़ियाँ लेने गए हैं, आप भीतर आइए। राजा झोंपड़ी के अंदर गए। मधु ने उन्हें फिर से बैठने के लिए कहा और पानी लाकर दिया। राजा मधु को देख रहे थे। उसकी मासूमियत और सुंदरता उन्हें भीतर तक खींच रही थी। कुछ क्षण की खामोशी के बाद राजा ने कहा, मधु, क्या तुम्हें कभी नहीं लगा कि तुम इस जंगल में रहने के लिए नहीं बनी हो? तुम्हारी सुंदरता तो इस साधारण झोंपड़ी में बंधी हुई है। मधु ने शर्माते हुए कहा, महाराज, मैं तो बस अपने पिताजी के साथ यहाँ खुश हूँ और यह मेरी किस्मत है। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारी किस्मत कहीं और लिखी गई है। तुम जैसे फूल को यहाँ अकेले नहीं रहना चाहिए। मधु उनकी आंखों में देखती रही। राजा की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जिसमें आकर्षण और अधिकार दोनों थे। धीरे धीरे राजा ने उसका हाथ थाम लिया। मधु ने अपनी आंखें झुका लीं, लेकिन हाथ नहीं छुड़ाया। राजा ने उसके नज़दीक आकर कहा, मधु, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। तुम्हारी सुंदरता और मासूमियत ने मेरे मन में ऐसी ज्वाला जगा दी है जिसे मैं बुझा नहीं पा रहा हूँ। मधु ने धीरे से कहा, महाराज, यह उचित नहीं है। आप राजा हैं और मैं एक साधारण लड़की। राजा ने कहा, तुम साधारण नहीं हो मधु, तुमने मेरे हृदय को छू लिया है। मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगा जो तुम चाहोगी। मधु ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह खामोश रही, लेकिन उसकी आंखों में संकोच के साथ साथ एक अनकहा आकर्षण भी था। राजा ने धीरे से उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और उसकी आंखों में देखा। उनकी सांसें आपस में मिल रही थीं। धीरे धीरे दोनों के बीच का यह मौन टूट गया। राजा ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। इस एक क्षण में मधु ने भी खुद को राजा के हवाले कर दिया। उनके बीच जो आग भड़क रही थी, वह अब काबू से बाहर हो चुकी थी। झोंपड़ी के अंदर प्रेम और वासना की वह रात एक ऐसी स्मृति बन गई जिसने दोनों के जीवन को बदल कर रख दिया। झोंपड़ी के भीतर सन्नाटा था, पर उनके दिलों की धड़कनें उस मौन को तोड़ रही थीं। राजा वीरेंद्र सिंह और मधु एक दूसरे के इतने करीब थे कि उनके बीच की सारी दूरियां मिट चुकी थीं। राजा की आंखों में गहरी चाहत और मधु की आंखों में हल्का सा संकोच था, लेकिन उस संकोच में एक अनकही सहमति भी छिपी थी। राजा ने मधु के हाथों को थामते हुए धीरे से कहा, मधु, तुमने मेरे दिल में ऐसी जगह बना ली है जिसे कोई और कभी नहीं भर सकता। तुम्हारी आंखें, तुम्हारी मासूमियत, सब कुछ मुझे तुम्हारी ओर खींचता है। मधु ने अपनी आंखें झुका लीं। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। वह जानती थी कि जो होने वाला है वह उसकी इच्छा के विरुद्ध नहीं था। वह राजा के प्रति आकर्षित थी, लेकिन अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से हिचक रही थी। राजा ने उसकी ठोड़ी को अपने हाथों से उठाया और उसकी आंखों में झांका। उन्होंने धीरे से कहा, अगर तुम चाहो तो मैं रुक जाऊंगा, लेकिन अगर तुम्हारे दिल में भी वही भावना है जो मेरे दिल में है तो खुद को मत रोको। मधु ने हल्की सी मुस्कान के साथ राजा की ओर देखा और धीरे से कहा, महाराज, मैं भी आपसे दूर नहीं रह सकती ना है। राजा ने उसे अपने पास खींच लिया और उसका माथा चूमा। उनकी सांसें अब एक हो चुकी थीं। राजा ने मधु को अपनी बाहों में भर लिया और धीरे धीरे उनका आलिंगन और गहरा होता गया। मधु ने खुद को राजा के प्रेम में पूरी तरह से समर्पित कर दिया। राजा ने उसे अपने करीब लाते हुए कहा, तुम्हारी सुंदरता ने मेरे हृदय को इस कदर बांध लिया है कि मैं खुद को रोक नहीं सकता। मधु ने हल्के से राजा के कंधे पर सिर रखा। राजा ने धीरे धीरे उसके बालों को सहलाते हुए उसके होठों को अपने होठों से छू लिया। यह एक कोमल और गहरा स्पर्श था जो दोनों के दिलों में गहरी लहर पैदा कर गया। मधु ने अपनी आंखें बंद कर लीं और खुद को पूरी तरह से राजा के प्रेम में डूब जाने दिया। उनके बीच की सारी सीमाएं मिट चुकी थीं। राजा ने उसे अपने आलिंगन में कसते हुए अपनी बाहों में उठा लिया और पास रखे पलंग पर लिटा दिया। मधु ने अपनी बाहों से राजा को थाम लिया, जैसे वह उस पल को हमेशा के लिए संजोना चाहती हो। उनके बीच जो प्रेम था वह अब एक ऐसी अग्नि बन चुका था जो दोनों को एक दूसरे में विलीन कर रहा था। धीरे धीरे उनके बीच प्रेम और वासना का ऐसा अद्वितीय संगम हुआ जिसने समय को थाम लिया। झोंपड़ी के बाहर चांदनी छिटकी हुई थी, लेकिन अंदर प्रेम की यह रात एक अमर स्मृति बन चुकी थी। उनकी सांसों की गूंज, उनकी मिलन की गर्मी ने उस रात को हमेशा के लिए अमर कर दिया।
मधु और राजा ने उस रात अपने प्रेम और वासना की चरम सीमा को छुआ। दोनों ने एक दूसरे को पूरी तरह से अपना बना लिया। रात के सन्नाटे में उनकी देहें एक दूसरे में विलीन हो चुकी थीं। उनके प्रेम ने उस झोंपड़ी को भी स्वर्ग बना दिया था। रात का वह जादुई मिलन मधु के जीवन में प्रेम की ऐसी गहरी छाप छोड़ गया था कि वह उसे कभी भुला नहीं सकी। राजा वीरेंद्र सिंह के स्पर्श, उसकी आंखों की गहराई और वह पल सिन्नेस पलम ले गई जिसने उसे पूरी तरह से बदल दिया था, सब कुछ मधु के दिल में अमिट बनकर रह गया। लेकिन राजा के लिए वह मिलन महज एक क्षणिक आकर्षण था। सुबह होते ही राजा ने मधु से विदा ली। जाते समय उसने कुछ वचन दिए नहीं, न ही कोई भविष्य का संकेत दिया। बस एक हल्की मुस्कान के साथ उसने कहा, मधु, यह पल मेरे लिए अनमोल था, लेकिन मैं एक राजा हूं और मेरा जीवन कर्तव्यों से बंधा हुआ है। मधु की आंखें भर आईं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह जानती थी कि राजा का लौटना असंभव है। राजा का लौटकर न आना। राजा वीरेंद्र सिंह महल लौट आए। वहां उनके राजकाज, रानी और कर्तव्यों का भारी बोझ था। वह उस रात को अपनी स्मृतियों में कहीं गहरे दफन कर चुके थे। धीरे धीरे उनके लिए वह एक बीते हुए सपने जैसा बन गया। उनके मन में न कोई पश्चाताप था, न ही कोई इच्छा कि वह मधु से फिर मिले। उनकी वासना शांत हो चुकी थी और जीवन वापस अपनी पुरानी गति में लौट आया था। मधु का अकेलापन, मधु के लिए वह रात उसकी जिंदगी का सबसे अनमोल और सबसे दुखद पल बन गई। उसने राजा से प्रेम किया था और उसी प्रेम में खुद को समर्पित कर दिया था, लेकिन राजा के जाने के बाद उसका जीवन एक सूनेपन में बदल गया। वह हर सुबह झोंपड़ी के दरवाजे पर बैठकर सोचती कि शायद राजा फिर कभी आएगा। पर दिन बीतते गए, हफ्ते गुजरते गए और फिर महीनों में बदल गए। राजा कभी नहीं लौटा। समाज का दबाव और मधु का निर्णय, गांव वालों ने मधु को कई बार विवाह का सुझाव दिया। उसके पिता ने भी उसे समझाया, बेटी, तुम्हारी उम्र निकलती जा रही है, तुम्हें अपना घर बसाना चाहिए। राजा कोई सपना था जो अब बीत चुका है। लेकिन मधु के लिए राजा केवल सपना नहीं था, वह उसका जीवन था, उसकी आत्मा थी। उसने अपने पिता और गांव वालों से साफ कह दिया, मुझे राजा से प्रेम था और वही मेरा सब कुछ है। मैं किसी और से विवाह नहीं कर सकती। मेरा जीवन अब उसी के नाम है। गांव वालों ने मधु का मजाक बनाया, उसे ताने दिए गए, लेकिन मधु ने सब कुछ सह लिया। उसने अपने प्रेम को पूजा बना लिया। बीते 20 वर्षों में समय ने राजा वीरेंद्र सिंह के राज्य और उनके परिवार में कई बदलाव ला दिए थे। उनका बेटा युवराज अक्षित अब एक जवान और समझदार व्यक्ति बन चुका था। वह महल का उत्तराधिकारी था और अपने पिता के बाद राज्य की बागडोर संभालने के लिए तैयार था। अक्षित का रूप, उसका आत्मविश्वास और उसके विचारों में एक गहरी गंभीरता थी जो उसे उसके पिता से विरासत में मिली थी। राजा वीरेंद्र सिंह अब उम्र के अंतिम पड़ाव पर थे। वे दिन प्रतिदिन कमज़ोर होते जा रहे थे और यह समय था जब अक्षित को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए राज्य का संचालन करना था। अक्षित की शादी का समय राज्य में एक नई राजनीति और व्यापारिक समृद्धि के दौर की शुरुआत हो चुकी थी। अक्षित का विवाह करने का समय आ गया था और राजा वीरेंद्र सिंह ने राज्य की प्रजा से सर्वश्रेष्ठ योग्य कन्या को चुनने की योजना बनाई। राजमहल में दूत भेजे गए और कई प्रतिष्ठित परिवारों से योग्य कन्याओं के प्रस्ताव आने लगे, लेकिन अक्षित का दिल कहीं और था। उसकी नज़रों में एक ऐसी लड़की थी जिसे उसने बचपन में देखा था, मधु की बेटी सुमित्रा। सुमित्रा अब युवती बन चुकी थी और उसकी आंखों में वही मासूमियत और सुंदरता थी जो उसकी माँ मधु में थी। अक्षित को सुमित्रा में कुछ खास महसूस होता था। वह उसकी ओर खिंचा चला आया और उसकी मासूमियत और सौम्यता ने उसे आकर्षित किया। सुमित्रा का जीवन, मधु की बेटी सुमित्रा अब एक खूबसूरत और समझदार युवती बन चुकी थी। वह अपनी माँ की तरह ही शांत और मृदुल स्वभाव की थी, लेकिन उसके दिल में गहरी चुप्प थी। वह जानती थी कि उसकी माँ ने राजा से बहुत प्यार किया था और उसके बाद से उसकी जिंदगी अकेली और असहज हो गई थी। सुमित्रा के लिए राजा का नाम एक मिथक था, एक कहानी थी। ग्याओ इसी इकाई, लेकिन उसकी माँ के आंसुओं के पीछे एक रहस्य था जिसे उसने कभी समझने की कोशिश नहीं की थी।
वह हमेशा अपनी माँ से यह सवाल करती रही, माँ, क्या राजा से प्यार करना और अपनी आत्मा को उसके नाम समर्पित कर देना सही था? लेकिन मधु हमेशा उस सवाल से बचती रही या फिर इसे अनदेखा करती रही। अक्षित और सुमित्रा का मिलना। एक दिन जब अक्षित ने सुमित्रा को पहली बार महल में देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। वह उसकी मासूमियत, उसकी सुंदरता और उसके अदृश्य दुख को महसूस कर सकता था। सुमित्रा ने भी अक्षित को देखा, लेकिन उसके दिल में भी बहुत सी उलझनें थीं। वह जानती थी कि अक्षित राज्य का वारिस है और उसकी शादी एक सम्मान और जिम्मेदारी का सवाल है, लेकिन उसके दिल में एक गहरी दुविधा भी थी। अक्षित ने धीरे धीरे सुमित्रा से मिलना शुरू किया। वह उसे महल में घुमाने ले जाता, साथ बैठकर किताबें पढ़ते और लंबी बातों में डूब जाते। उनकी मुलाकातें धीरे धीरे प्यार में बदलने लगीं। सुमित्रा को भी अक्षित में एक साथी, एक संरक्षक और प्रेमी का एहसास होने लगा। राजा वीरेंद्र सिंह ने देखा कि अक्षित और सुमित्रा के बीच एक गहरा लगाव पनप रहा था। वह जानते थे कि इस रिश्ते का राज्य पर भी असर पड़ सकता था और इसलिए उन्होंने अक्षित से यह चर्चा की। बेटे, राजा ने गंभीरता से कहा, तुम्हारे और सुमित्रा के बीच जो भी संबंध हैं, तुम्हें यह समझना होगा कि यह केवल एक निजी रिश्ता नहीं है। यह राज्य, परिवार और हमारे प्रतिष्ठान का सवाल भी है। तुम्हारी शादी का निर्णय राज्य के भविष्य पर असर डाल सकता है। अक्षित ने सिर झुका लिया। पिता, मैं समझता हूँ, उसने कहा, लेकिन मैं सुमित्रा से सच्चे दिल से प्यार करता हूँ। मेरे लिए यह रिश्ता केवल राज्य की नीति नहीं, बल्कि दिल की बात है। राजा ने उसे एक गहरी निगाह से देखा और कहा, अगर यह सच है तो तुम्हारे दिल को मार्गदर्शन मिलेगा, लेकिन याद रखना, राज्य के हित और उसके लोग सबसे पहले हैं। मधु, जो अब अकेली जीवन जी रही थी, वह भी जानती थी कि अक्षित और सुमित्रा के बीच कुछ हो रहा है। वह हमेशा चुप रहती थी और कभी भी इस रिश्ते के बारे में सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा। वह जानती थी कि यह प्रात के प्रेमात्वाओं अक्षित और सुमित्रा के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है, लेकिन उसकी अपनी जिंदगी की छायाएं, राजा के साथ बिताए गए वे दिन और दर्द की परतें उसके भीतर गहरी छिपी हुई थीं। वह बस अपने दिल में यही कहती, प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, वह सिर्फ रूप बदलता है। अब जब अक्षित और सुमित्रा का प्यार परवान चढ़ चुका था, एक दिन जब वे एक दूसरे से अपनी भावनाओं का इजहार कर रहे थे, अक्षित को यह एहसास हुआ कि सुमित्रा की माँ मधु एक गहरे दुख में जी रही है। वह जानता था कि यह दुख राजा के कारण था और उसने खुद को प्रतिबद्ध किया कि वह सुमित्रा और मधु के दर्द को सुलझाएगा। राजा के साथ अपने रिश्ते की सच्चाई का सामना करने के लिए अक्षित ने एक योजना बनाई। वह सुमित्रा और मधु के साथ उस पुराने समय को फिर से उजागर करने के लिए तैयार था, ताकि उस रहस्य को सुलझा सके जो दोनों के दिलों में सालों से छिपा था। राजा वीरेंद्र सिंह के दिल में मिश्रित भावनाओं का तूफान था। वह अपने बेटे अक्षित के लिए सुमित्रा से शादी का प्रस्ताव लेकर मधु के पास पहुंचने जा रहे थे, लेकिन जैसे ही वह उस पुराने झोंपड़ी के पास पहुंचे, उसका दिल भारी हो गया। वह पुराने दिनों की यादों में खो गया था। वह रात, वह मुलाकात, वह प्रेम और वासना का पल। उसे महसूस हुआ कि उसने मधु से धोखा दिया था, लेकिन फिर भी वह उस वक्त की मजबूरियों के बारे में सोचकर थोड़ा शांत हो गया। अब इतने सालों बाद जब वह उसी स्थान पर खड़ा था, उसे शर्म महसूस हो रही थी। वह सोच रहा था, क्या वह सही था? उसने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खो दिया था और वह अब समझ रहा था कि उसने अपनी इच्छाओं के कारण एक मासूम लड़की का दिल तोड़ा था। लेकिन अब उसका बेटा अक्षित उसी लड़की से शादी करने जा रहा था। वह धीरे धीरे उस घर के पास पहुंचा। अंदर से मधु की आवाज़ें आ रही थीं, लेकिन राजा ने ठान लिया था कि उसे उसके सामने बैठकर सब कुछ समझाना होगा। वह दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही उसने मधु को देखा, दोनों की आंखों में सैकड़ों बातें बिना शब्दों के व्यक्त हो रही थीं। मधु ने राजा को देखा और एक हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आई, लेकिन वह जानती थी कि वह मुस्कान अब पहले जैसी नहीं थी। समय ने दोनों को बहुत कुछ सिखा दिया था। राजा ने मधु की ओर बढ़ते हुए कहा, मधु, मुझे तुमसे कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। मधु ने थोड़ा सिहरते हुए उत्तर दिया, क्या बात है महाराज?
राजा ने धीमे स्वर में कहा, तुम्हारे बारे में जो कुछ भी हुआ, मैं उसे अब समझने की कोशिश कर रहा हूँ। अब समय बदल चुका है और मैं यह जानना चाहता हूँ कि तुमने अब तक किसी से शादी क्यों नहीं की। तुम्हारी बेटी सुमित्रा वह ठीक रहे अक्षित के साथ शादी करने के लिए तैयार है। मधु को इन शब्दों को सुनकर झटका सा लगा। वह पहले तो चुप रही, फिर धीरे से बोली, तुम क्या कह रहे हो महाराज? वह तुम्हारी बहन के साथ शादी करेगा? राजा ने धीमे और गंभीर स्वर में कहा, हाँ, सुमित्रा हमारी संतान है और अब मैं चाहता हूं कि वह मेरे बेटे के साथ अपना जीवन बिताए। मधु के अंदर यह शब्द सुनकर गहरी उदासी छा गई। उसका दिल एक अजीब से दर्द से भर गया। वह राजा के फैसले और उसकी बातें समझ नहीं पा रही थी। उसने सिर झुका लिया, जैसे सब कुछ उसके लिए अचानक समझ से बाहर हो गया हो। राजा ने देखा कि मधु गहरे विचारों में डूबी हुई है। उसकी आंखों में वही दुख था जिसे उसने सालों पहले देखा था, लेकिन अब वह और भी बढ़ गया था। उसे अचानक समझ में आया कि जो वह कर रहा है वह एक तरह से उस पुराने दर्द को दोहराने जैसा था। मधु, राजा ने कहा, मैंने तुम्हारा प्यार तो लिया, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया। तुम्हारे दुख को महसूस करने के बाद अब मुझे समझ में आता है कि शायद मेरी गलतियों का कोई जवाब नहीं है, लेकिन तुम्हारी बेटी सुमित्रा को मैं अपने बेटे के साथ देखना चाहता हूँ। मधु ने सिर झुका लिया। उसके मन में बहुत कुछ था, लेकिन उसे शब्द नहीं मिल रहे थे। वह अब तक अपने जीवन की सच्चाई को कभी खुलकर स्वीकार नहीं कर पाई थी। उसे इस तथ्य को जानकर और भी दुख हुआ कि अक्षित अब उसी लड़की से शादी करने जा रहा था जिसे वह कभी अपना प्यार मान चुकी थी और जिसके साथ उसके अपने बेटे का रिश्ता बन रहा था। मुझे नहीं मालूम महाराज, मधु ने एक गहरी सांस ली। कभी कभी लगता है कि जीवन में जो हो चुका है वह अतीत ही रहेगा। मैं आज भी उस रात को याद करती हूँ। वह रात जिसमें हम दोनों ने जो कुछ भी किया वह हमारे लिए एक सिखाने वाली बात बन गई। लेकिन अब मुझे इस सच्चाई को समझना है कि हमारी बेटियाँ और हमारे बेटे क्या चाहते हैं। राजा ने गहरी सांस ली और अपनी आंखों में छिपे दर्द को छिपाने की कोशिश की।